हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, आधुनिक भारत का इतिहास। एक्चुअली में इसमें जो हमने टॉपिक को आज टारगेट किया है वो है रोलेट एक्ट। लेकिन रोलेट एक्ट से जुड़े हुए जो अन्य छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, जैसे जलियांवाला कांड है, हंटर कमेटी है, तहकीकात कमेटी, हम उनको लेकर चलेंगे। इन टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे हर क्लास से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उसका एक पेपर भी बनाता हूं। तो उसका जो पेपर है आप लोगों को जीत आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन वो पेपर आप तभी सोल्व कर पाएंगे यदि आप इस पूरी वीडियो को देखें। तो मैं शुरू करता हूं। जो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम इसी में हम लेकर चलेंगे जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड 1919, ये भी 1919 है। इसी में लेकर चलेंगे हंटर कमेटी। देखिए, हंटर कमेटी 1919 में गठित हुई थी और 1920 में इसकी रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में। और एक होगा हमारा तहकीकात कमेटी। ये जो तहकीकात कमेटी है ये 1920 में गठित की थी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रोलेट एक्ट क्या है और इसको क्यों लाया गया, इस पे विचार करते हैं। देखिए, जो रोलेट एक्ट है इसका जो पहला उद्देश्य है और जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी प्रभाव हैं, क्रांतिकारी प्रभाव को कम करना, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी। एक मेन उद्देश्य तो यही है। इसके साथ साथ दो अन्य उद्देश्य भी हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे भारत रक्षा कानून की अवधि। जो भारत रक्षा कानून था इसकी जो अवधि थी ये समाप्त होने को थी। इसका जो तीसरा कारण था, भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। एक्चुअली में ये राष्ट्रवाद को कमजोर करने से तात्पर्य क्या है। लीग का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों के पक्ष में काम करती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया था कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए और धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाए। लेकिन तुर्की के साथ जब बाल्कन युद्ध हुआ उसमें तुर्की की हार हुई और तुर्की के सुल्तान को विश्व के सभी मुस्लिम अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे। तो ऐसे में भारत के जो मुस्लिम थे ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस और लीग एक हो गए, अर्थात जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। यानी भारत के जो दो मजबूत पिलर थे वो एक हो गए हैं। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ना स्वाभाविक था। अब यदि भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ता है तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा है। तो देखिए, ये जो तीन चैलेंजेस हैं ब्रिटिश सरकार के सामने, इनका मुकाबला कैसे किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में एक नाम आता है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट ये 1918 में दी थी। रिपोर्ट तो 1918 में दी और 1918 मार्च 1919 में ये रिपोर्ट लागू हुई। और ये जो रिपोर्ट लागू हुई इस रिपोर्ट को ही हम रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट अर्थात ये जो कमेटी गठित की गई थी इसका काम क्या है कि क्रांतिकारी जो प्रभाव हैं या षड्यंत्र हैं वो किस स्तर तक बढ़ रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए किस तरीके की ब्रिटिश सरकार की रणनीति होनी चाहिए या किस प्रकार के कानून होने चाहिए, ये इस कमेटी का काम था। तो इस कमेटी ने जो 18 मार्च 1919 को अपनी रिपोर्ट दी, इसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कमेटी के अध्यक्ष रोलेट थे। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे हम काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। और इसे हम क्रांतिकारी अराजकता एक्ट या अधिनियम भी कहते हैं, अधिनियम। अब हमें देखना है कि इस रोलेट एक्ट के अंदर क्या व्यवस्था थी। एक्चुअली में इस रोलेट एक्ट में ये व्यवस्था थी
व्यवस्था थी कि जो मजिस्ट्रेट होता था, मजिस्ट्रेट, इस मजिस्ट्रेट को ये अधिकार था कि वो किसी भी सस्पेंसिव यानी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था, जेल में डाल सकता था और उसकी रिहाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यही कारण है कि इस एक्ट को हम नो अपील एंड नो दलील भी कहते हैं, यानी हम उसे छुड़ाने के लिए कोई वकील नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं दे सकते, कोई दलील नहीं दे सकते। और यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रोलेट एक्ट बनाया गया था इसकी जो अवधि थी वो कितने वर्ष थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो रोलेट एक्ट है बेसिकली ये 3 ईयर के लिए बनाया गया था। अब इस रोलेट एक्ट में गांधी जी का क्या इंटरफेयर रहा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली में 1919 तक जो गांधी जी हैं, गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। एक्चुअली में क्या हुआ, गांधी जी 1893 में शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। तो 1919 से पहले गांधी जी के अब तक कई काम हो चुके हैं। जैसे जब भारत के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। फिर 1917 की बात करते हैं तो गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाया, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन चलाया और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन चलाया। तो गांधी जी भारतीय राजनीति से जुड़ चुके थे। तो जब ये रोलेट एक्ट पारित हुआ तो इसमें गांधी जी ने 6 अप्रैल, देखिए ध्यान रखना है डेट को, 6 अप्रैल 1919 को ये घोषणा की, यदि सरकार ने रोलेट एक्ट वापस नहीं लिया तो हम भारतीय देशव्यापी हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे और इसके साथ साथ सत्याग्रह सभा का गठन किया। लेकिन 8 अप्रैल की बात थी, 8 अप्रैल की, उस समय गांधी जी हरियाणा में थे। तो हरियाणा में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है पलवल। गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को मुंबई भेज दिया गया। तो देखिए ये जो रोलेट एक्ट है इस पे हमने यहाँ तक चर्चा की है। अब हम लेकर चलेंगे ये जलियांवाला कांड क्यों हुआ और जलियांवाला कांड क्या था। एक्चुअली में इस कांड का जो कारण था, गांधी जी सहित कुछ नेता थे और उन कुछ नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर रोक थी। यानी गांधी जी और कुछ अन्य कांग्रेसी थे जो आंदोलनकारी हैं, उनका पंजाब में प्रवेश वर्जित था। तो लोगों में आक्रोश था, आक्रोश यानी लोग गुस्से में थे। और ये आक्रोश तब बढ़ा जब पंजाब के एक डिप्टी कमिश्नर होते थे, डिप्टी कमिश्नर, उन कमिश्नर ने पंजाब के 2 नेता, एक नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल और एक नाम आता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। देखिए ये नाम याद रखने हैं आपको। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में बहुत पूछा जाता है कि जलियांवाला जो कांड था वो बेसिकली किन 2 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। तो पंजाब का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक सतपाल सिंह है और एक सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी जब हुई तो लोगों में गुस्सा और ज्यादा आया। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जब ये जुलूस निकाला तो पुलिस ने इसे रोकने के लिए गोलियां चलाई और इसमें हमारे 2 आंदोलनकारी शहीद हो गए। ऐसे में जो भीड़ थी यानी जो जुलूस निकाल रहे थे उसने उग्र रूप धारण कर लिया। ब्रिटिश इमारतों में आग लगा दी गई और इसमें 5 अंग्रेज मारे गए। देखिए गिरफ्तार तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने किया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी का जो आदेश था, पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, और उनका नाम था माइकल ओ डायर ने दिया था। ये नाम ध्यान रखना है, माइकल ओ डायर ने दिया था। अब पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई है तो
तो पंजाब की स्थिति से घबराकर एक सैन्य अधिकारी था ब्रिगेडियर आर डायर को अपॉइंट किया गया और इस आर डायर ने कुछ गिरफ्तारियां कराई और इसने 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। एक्चुअली में हमें जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में, उसमें एक सभा का आयोजन करना था, तो इसने सुबह को ही 9:30 बजे इस सभा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक का मतलब अर्थात आप सभा का आयोजन नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं है। लेकिन हम लोग जो जलियांवाला बाग है, इस जलियांवाला बाग में एकत्र हुए और शाम को 4:30 बजे की बात थी। ये जो सभा हुई थी, बेसिकली सभा के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, जो यहाँ पर स्पीच चल रहा था कि रोलेट एक्ट को वापस लो, गांधी जी, डॉक्टर सतपाल सिंह और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई करो। इतनी देर में ये डायर वहां पर पहुंचा और इसने 3 मिनट के अंदर इस बाग को खाली करने का आदेश दे दिया। हम भारतीयों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बर्बर रवैया हमारे साथ अपनाया जाएगा। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को गेट पर खड़ा करके गोली चलाने का आदेश दे दिया और कहा कि गोलियां तब तक चलाओ जब तक गोलियां समाप्त न हो। तो देखिए, ये जो सभा हो रही थी, इसमें लगभग 20,000 लोग आए थे। इसमें हजारों लोग मारे गए और इसमें लगभग 3,000 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि इसका सरकारी जो गवाह बना था वो हंसराज बना था और हंसराज ने ही इस सभा का आयोजन किया था। तो ये ध्यान रखना है कि इसका सरकारी गवाह कौन था और इस सभा को किसने आयोजित किया था। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर हंसराज ने इसे बुलाया था। तो सरकारी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार इसमें मात्र 379 लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़े थे, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें करीब 1,000 लोग मारे गए थे और 3,000 लोग घायल हुए थे। तो एक नाम आता है दीनबंधु एफ एंड्रूज। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी। तो इस तरीके की कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। दूसरा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इसके विरोध में नाइट की उपाधि त्याग दी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। और सर शंकरन नायर एक नाम है, उसने जो वाइसराय था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वो उसका सदस्य था, उससे इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, ये जलियांवाला कांड पे हमने डिस्कस किया है। अब इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की जाएगी। ये हंटर कमेटी क्या है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। हंटर कमेटी, देखिए मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, इसे हंटर कमेटी कहते हैं। कुछ बुक्स में हंटर कमीशन भी लिखा है, लेकिन प्रॉपर जो नाम है हंटर कमेटी है। एक्चुअली में हंटर जो कमीशन था वो 1882 लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था, जो एजुकेशन से संबंधित था। ये हंटर कमेटी क्या है, देखिए जब ये ट्रेजरी हुई जलियांवाला कांड, तो इसकी जांच की मांग कर रहे थे भारतीय लोग। तो ऐसे में सरकार ने बड़ी ही व्यवस्था यानी मजबूरी में एक नाम आता है लॉर्ड हंटर। हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और इसमें 8 सदस्य थे और इन 8 सदस्यों में 3 सदस्य इंडियन थे। जगत नारायण, एक शेख अहमद आता है नाम, एक चिरंजी लाल आता है। चलो जी, तो इसमें 8 सदस्य थे, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में इसमें 8 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस कमेटी का काम ये था कि जलियांवाला जो कांड हुआ उसमें किस तरीके की बर्बरता की गई, क्या था, इस पर रिपोर्ट देनी थी। ये गठित तो 1919 में हुआ था, लेकिन सरकार ने इसने जो रिपोर्ट अपनी 1920 में दी थी, रिपोर्ट 1920 में दी थी। इससे पहले सरकार ने एक इंडेमिनिटी बिल पारित कर दिया, इंडेमिनिटी बिल पारित कर दिया और इस मामले को
रफा दफा करने का प्रयास किया, यानी लिपापोती कर दी। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेमनिटी बिल का संबंध किससे है। तो इसकी रिपोर्ट जो 20 में आई, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि डायर ने जो काम किया है, डायर ने काम किया वो बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी से काम किया है, लेकिन उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया है, आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया है, यानी प्रॉपर उसने स्थिति का अच्छे से जायजा नहीं लिया। इसलिए एक तो उसे निर्दोष साबित किया गया, निर्दोष साबित किया गया, और लेकिन उसे सेवानिवृत्त यानी यहां से हटा दिया गया, हटा दिया गया। जब ये लंदन पहुंचा तो लंदन के जो न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्रों ने इसे लंदन के शेर की उपाधि से सम्मानित किया। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इसे इसकी सेवाओं के बदले मान की तलवार की उपाधि दी, मान की तलवार की उपाधि दी, उपाधि। 1940 में जो उधम सिंह हैं, उधम सिंह ने लंदन में इसकी हत्या की और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ दो डायर हैं, एक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर और एक आर डायर हैं, सैन्य अधिकारी। जो उधम सिंह ने हत्या की थी, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या की थी, जिसका नाम माइकल ओडायर था, माइकल ओ डायर, ये ध्यान रखना है। एक्चुअली में बेसिक जो मुख्य आरोपी है वो यही है। ये इसलिए है चूंकि इसी ने सैफुद्दीन किसलू और सतपाल सिंह की गिरफ्तारी कराई थी, इसी ने सैन्य अधिकारी आर डायर को अपॉइंट किया था। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। अब देखते हैं कि भारतीय उस रिपोर्ट से जब संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने क्या किया। तहकीकात, देखिए तहकीकात यानी इन्वेस्टिगेशन करना। जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी तो ऐसे में भारतीय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस, इस कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी गठित की थी। तो इसके अन्य लोग सदस्य भी थे। तो इस कमेटी ने जो मांग की थी कि जो दोषी हैं, दोषी, इन दोषियों को सजा दी जाए और जो पीड़ित लोग हैं यानी जो मरने वाले लोग थे, मरने वाले लोग जो थे, इनके परिवार को इकोनॉमिक सपोर्ट यानी आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि गांधी जी भी इसके सदस्य थे, अब गांधी जी ने, चूंकि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो मजबूरी में यहाँ गांधी जी ने अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन छिड़ दिया। तो हम असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इससे पहले गांधी जी के मूवमेंट और भी हैं। गांधी जी की एक अपनी निजी हिस्ट्री है, गांधी जी ने अफ्रीका में क्या क्या काम किए थे। हम गांधी जी का जो टॉपिक है उसे सेपरेट लेकर चलेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।